आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो लग ही रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद ही खाई खोद दी है। ये मैं क्यों कह रही हूं कि मैं आपको समझाती हूं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 41 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है। और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में भी 7 सांसदों को उनका डिमोशन करके उनको एमएलए का टिकट यानी विधायकी का टिकट दिया गया है। और जैसे ही ये लिस्ट सार्वजनिक हुई है उसके बाद से ही जो विरोध के स्वर हैं वो इतने ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को इसको कंट्रोल करना अब मुश्किल ही नजर आ रहा है, या मैं कहूं कि नामुमकिन लग रहा है। लगातार जिस तरह के वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि जिन 7 सीटों पर खास तौर पर सांसदों को टिकट दिए गए हैं या उन विधायकों के टिकट काटे गए हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे, तब से ही एक विरोध के स्वर जो हैं वो तमाम जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर की भी एक तस्वीर है, और उसके साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल, ये तस्वीर है सांचौर की, जहां से देवी जी पटेल को टिकट दिया गया है। और उसके बाद से ही लोगों ने उनकी कार के आगे, जो समर्थक हैं उन विधायक के जिनका टिकट काटा गया है, वो उनकी कार के सामने आ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। और यही नहीं, बल्कि वो विधायक जो सिटिंग विधायक हैं या वो विधायक वो नेता जिनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेंगे, उनके टिकट काट दिए गए हैं, वो रोते हुए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक तरह से पूरी तरीके से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। लग ये रहा है कि वो जो उनके टिकट काटे गए हैं, जो ये बताया जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर वसुंधरा राजे के करीबी हैं, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। और ऐसे में लग ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक ये लग रहा था कांटे की टक्कर में है, क्या उसने अपने लिए खुद ही मुश्किलें पैदा कर दी हैं। और क्या नरेंद्र मोदी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो उनको लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं पर भी जीत हासिल की जा सकती है। हालांकि हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और जो स्थानीय नेता हैं उनको दरकिनार किया गया था, और देखा आपने किस तरह से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब एक बार फिर से इन 5 राज्यों में वही किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों की अगर बात करें तो वहां के जो स्टेट लीडर्स हैं, जो स्थानीय लीडरशिप है, उसको पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। यहां तक कि टिकट बंटवारे में उनका से नहीं है। जिन 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी निकाली गई है उसमें अभी वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ भी किया गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 9.5 साल से ज्यादा की जो एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र की, क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि उनके नाम पर चुनाव जीता जा सकता है? कई जगहों पर पूरी तरीके से धराशायी साबित हुआ है ये जो क्लेम है, लेकिन उसके बावजूद भी लग ये रहा है कि मोदी और शाह के इस युग में भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता की कोई हैसियत, कोई औकात रह ही नहीं गई है। और हर दिन यही दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर राजस्थान से वसुंधरा राजे के चेहरे को हटा दिया जाए तो वो कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो वाकई में जनता के बीच में उतना मकबूल और उतना फेमस हो? शायद आप एक दो नेताओं के नाम भी उंगलियों पे ना गिन पाए। उसके बावजूद भी जो किया जा रहा है उसको लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत सारे ओपिनियन पोल्स, एक आध को छोड़ दिया जाए तो पहले से ही कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और अब ये लिस्ट आने के बाद क्या मुसीबतें और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है और बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी हफ्ते में लिस्ट जारी की जाए। और हो सकता है कि जब लिस्ट कांग्रेस की जारी हो उनकी भी लिए भी मुसीबतें पैदा हो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। 5 साल की सरकार अशोक गहलोत ने वहां पर चलाई है। हालांकि कुछ उनकी योजनाएं हैं जो बहुत मकबूल हैं
और लोगों ने काफी उनको पसंद किया है। ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 5-5 साल का हमने देखा है कि 5 साल एक पार्टी को, 5 साल दूसरी पार्टी को जनता वहां चुनकर भेजती है। पिछली बार की अगर बात करें तो 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 73 मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस जिस तरह से उनका सबसे बड़ा चेहरा है और उसी को ही आगे करके चुनाव लड़ रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह बिल्कुल साफ नहीं है कि अगर वो जीतती है तो कौन उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और ये जो तमाम खबरें विरोध प्रदर्शन की, विरोध की जो सामने आ रही हैं, जो बगावत हो गई है, अभी तो सिर्फ 41 नाम सामने आए हैं, उसके बाद यह हालत हो रही है। आगे तो 200 सीटें हैं राजस्थान में, आगे जो लिस्ट आती है, क्या उसके बाद और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं और क्या कुछ नाम वापस ले सकती है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के विरोध हो रहे हैं उसके बाद। इस पूरी सिचुएशन को हम समझेंगे, राजस्थान की सियासत को हम समझेंगे, कितनी अलग है राजस्थान की सियासत अगर पिछले 5 सालों को देखें और अब फिलहाल वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है उसके बाद से, टिकट के इस बंटवारे के बाद से, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, उनका तारुफ मैं आपसे पहले करा दूं। मेरे साथ फिलहाल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 3 खास मेहमान हैं। अनिल शर्मा जी हैं मेरे साथ, जो कि राजस्थान से हैं और पहली बार मेरे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही आप बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश कपूर जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और अनिल जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। फिलहाल राजस्थान की जो सिचुएशन नजर आ रही है, खासतौर पर 41 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई है और जो विरोध प्रदर्शन, जो बगावत देखने के लिए मिल रही है, क्या आपको लग रहा है अपने लिए खुद ही खाई खोदी है भारतीय जनता पार्टी ने, या आपको लग रहा है कि सांसदों का डिमोशन करके उनको मैदान में उतारकर ये कोई राजनीतिक दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपने 41 सीटों की बात करी बुशा जी, अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी करी 41, 41 में से 12 जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आज की तारीख में। तो आप देखिए फिगर बहुत लंबा बड़ा है। आप देखें विरोध कहाँ कहाँ हो रहा है, 12 जगह हो रहा है, 12 जगह पे। और अभी 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 मेरे पास एक अनीता सिंह है जो खड़ी होती नगर भरतपुर में आता है, वहां से खड़ी होती थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है मैं चुनाव लड़ूंगी। उनको टिकट नहीं मिला था, वो मतलब ये है अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ेंगी। ऐसी बातें हो सकता है हम और सुने कि मैं आपको 12 जगह बता रहा हूं जहां पर रिबेल है, रिबेल कैंडिडेट्स हैं। और जो बड़ा आप ये जो भी पिक्चर दिखा रहे हैं, ये सांचौर का पिक्चर है जिसमें देवजी पटेल निकले थे, जिनको एमपी हैं जालौर सिरोही से। और जब ये निकले थे तो इनको घेर के काले झंडे दिखाए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और इनकी गाड़ी में पत्थर तक मारे गए। इनके पीछे जो काफिला थे उसमें से कईयों गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना विरोध हो रहा है आज की तारीख में। क्या बीजेपी इस विरोध को ढंग से हैंडल कर पाएगी? सबसे पहली बात तो यह है, अगर ढंग से हैंडल नहीं कर पाई तो आप मानिए कि, चाहे मैं एक एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, इस 41 सीटों में से बीजेपी इनको सी और डी कैटेगरी सीट्स बोलती है। उसका कारण यह है, 41 में से सिर्फ 2 सीट पे 2018 में बीजेपी चुनाव जीती थी, इन 41 में से। तो बीजेपी का मानना है कि अगर हम यहाँ पे 5-7 भी लिया है तो हमारा नंबर बढ़ गया पहले से। उनका शायद स्ट्रैटेजी ये है। पर ये जो विरोध हो रहा है, और इस विरोध को देख के मुझे लगता है, और इसमें भी एक पॉइंट देखिए आप, 7 सांसदों को आपने टिकट दिया, जिसमें 1 राज्यसभा का है और 6 लोकसभा के हैं, और 6 के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राज्यसभा वाले के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन नहीं है। बीजेपी, ऐसा लगता है इनको देख के कि बीजेपी ही बीजेपी को काटने के लिए दौड़ रही है। क्या ये गलत डिसीजन था कुछ हद तक? अब इसमें 2 चीजें बुशा जी, कि आप इसको सही माने गलत माने, 2 पॉइंट निकल सकते हैं। पर मेजर ये अभी हम जो देख रहे हैं उसको देख के लगता है 41 में से 12 बहुत बड़ा फिगर। आप देखें ऑलमोस्ट 30%। ऐसे तो 200 में से 60 हो जाएंगे अगर अपन हिसाब लगाएं तो। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये और जगहों पे भी होंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है कांग्रेस में भी हो। पर बीजेपी अपने आप को बड़ी डिसिप्लिन पार्टी मानती है, और उनके साथ ये होना। और आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश भी, जब प्रधानमंत्री ने एक नेता को वहां पे फोन करके कहा था आप बैठ जाइए प्लीज,
पर्सनल फोन करा था उन्होंने हिमाचल में, वो नहीं बैठे। अगर राजस्थान में ये हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा और अच्छा नुकसान होगा, आपको बताता हूं। जी, जाहिर सी बात है। फिलहाल तस्वीरें इसी तरह की नजर आ रही हैं और बगावत पूरी तरीके से राजस्थान में देखने के लिए मिल रही है। पहले वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन किया गया, यहां तक कि मंचों से उनका नाम तक न लेना, उन्हें बोलने तक न देना। एक ऐसी लीडर जो दो बार मुख्यमंत्री रही हो, जो अपने बल पर क्राउड पुलिंग करने की एक बड़े क्राउड पुलिंग करने की ताकत जो है वो रखती हो, इलेक्शन जिताने की ताकत रखती हो, उस नेता को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। बिलाल जी, क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ओवर कॉन्फिडेंट हैं? उनको लग रहा है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं पर भी जीत हासिल हो सकती है? कर्नाटका और हिमाचल में तो पूरी तरीके से गलत वो साबित हुए हैं। आरएसएस ने भी ये वार्निंग दी थी, ये कहा था कि अगर आप स्टेट लीडरशिप को साइडलाइन करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ना आरएसएस, ना किसी स्टेट लीडरशिप, किसी की कोई औकात नहीं रह गई है और अब सिर्फ ये मोदी शाह काल है, यहां जो कहेंगे वो वही होगा। देखिए बुशरा साहिबा, मोदी पर आने से पहले मैं स्लाइटली टच करना चाहूंगा राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन को एक नेशनल प्रोस्पेक्ट्स में। देखिए 5 जी, स्टेट इलेक्शंस पर जब राहुल गांधी का पहला बयान आया था तो उसमें एक्सेप्शनली राजस्थान के बारे में उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए ये थोड़ा सा टफ है और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये भी स्टेट जीते। यहाँ से हमें सिचुएशन जी। को समझने की जरूरत उन्होंने है। कहा था वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, ही सेड एग्जैक्टली, वी आर दिस इज वेरी व्हाट, क्लोज। जी, या दिस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग। तो जी, अगर आप इस सिचुएशन को जो मौजूदा सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन से अब ड्राइव करें और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को माइंड में रखें, तो मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब के भाग्य से छीका टूट गया है। इस सिचुएशन ने जो रेबेलियंस हैं, वसुंधरा के जो पक्षधर लोग हैं, इन रेबेलियंस ने गहलोत साहब को एक दोबारा फाइट में लाके खड़ा कर दिया। अब ये गहलोत साहब के अपनी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा कि वो इसे टेकअप कैसे करते हैं। इसके साथ साथ उनको एक बहुत ही आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करनी पड़ेगी। यकीनन ये बात ठीक है कि आपके विरोधियों का जो एक जमावड़ा है उसका सत्ता पक्ष को लाभ मिलना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो रेवेलियंस है उसका अप्रोक्ष रूप से लाभ कांग्रेस को ही मिलता है राजस्थान में। हमें यह भी याद रखना चाहिए जी, कि कांग्रेस एक पेंडुलम स्टेट रहा है। अब गहलोत साहब की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि वो कांग्रेस के अपने एंटी इनकम्बेंसी जिनके विधायकों के खिलाफ है उनके टिकट कितनी खूबसूरती से काटते हैं या काट पाते हैं, साथ ही साथ वो अपने इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से टेकअप करते हैं। इसके साथ साथ और जो सचिन पायलट वाला फैक्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी में गुट डेवलप हुआ है, वो कहीं दोबारा कांग्रेस में डेवलप हो जाए, सचिन पायलट को कितना कॉन्फिडेंस मिले के चलते हैं। तो ये सब चीजें अब डिपेंड करेंगे कि गहलोत साहब अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से क्राफ्ट करते हैं। यकीनन गहलोत साहब की स्टॉलवर्ड लीडर है राजस्थान में, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, ओबीसी बैकग्राउंड से वो आते हैं, एक बड़े नेता माने जाते हैं और अभी तक जो उनका एक इम्पैक्ट है खासतौर से राजस्थान में, अगर आप उसको नंबर गेम में देखें तो वो एक उनके मुकाबले कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। तो अभी तक जो भी कुछ पुल करेंगे वो गहलोत साहब ही कर रहे थे और जो जिसकी और कुछ जो ड्रॉबैक थे वो भी कांग्रेस की अपने ही थे, जो गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के कारण पैदा हुए थे। लेकिन आज जो वसुंधरा के जो रेबेलियंस है उसने गहलोत साहब की ताकत को दोबारा फाइट में लाके खड़ा कर दिया है और ये कह सकते हैं कि गहलोत साहब के भाग्य से छीका टूट गया। गहलोत साहब वसुंधरा से किस तरह से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, वसुंधरा के जो रेबेलियंस हैं उनको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली बैकअप देते हैं या किस तरह से निर्दलीय के रूप में खड़ा करते हैं ताकि बीजेपी के वोट बैंक में डिवीजन हो जाए, ये सब कुछ अब गहलोत साहब की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं आ वाले बेसिक क्वेश्चन पर कि मोदी जी की जो ब्रांड वैल्यू है वो किस स्केल पर हम नापें। देखिए कर्नाटक में हमने देखा, हमने हिमाचल में देखा और डबल इंजन की सरकार जो आदमी कहता है वो खुद अपने स्टेट की लीडरशिप को अगर इग्नोर करके चलेगी क्षेत्रीय छत्रपों को, और तो यकीनन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप ही वास्तव में जो लीडरशिप होती है वही स्टेट का केक होते हैं। नेशनल लीडरशिप तो उस पर एक आइसिंग करती है।
तो मोदी जी आइसिंग तो कर सकते थे, लेकिन स्टेट के अंदर एक केक के रूप में भूमिका निभाएं, ये मैं उसको थोड़ा सा एक इसमें ambiguity हूं। कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिछले 9 साढ़े 9 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लार्जर लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जो इफेक्ट उनके हुआ करते थे एक समय में वो उतने प्रभावी नहीं रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को लास्ट मूवमेंट पर इन्होंने एडजस्ट किया, क्योंकि वहां पे भी इनकी स्ट्रेटेजी गलत जा रही थी। वसुंधरा और उमा भारती एक ही पाले में जाके खड़ी हो जाती अगर शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटते। वो उस स्ट्रेटेजी को राजस्थान में नहीं मेकअप कर पा रहे हैं। वसुंधरा पूरी तरह रिबेलियन है। तो मैं कह सकता हूं कि यकीनन इस सिचुएशन ने गहलोत साहब के भाग्य से छीका टूटा। अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर्ली क्राफ्ट कर सकते हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छी फाइट में होंगे। जी बिल्कुल। राकेश कपूर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिल जी आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी कि फिलहाल की पूरी सिचुएशन राजस्थान की जो नजर आ रही है, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की फिलहाल बात करते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली है जो काफी मकबूल रही हैं, लोगों को पसंद आई है। खासतौर पर लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ सर्वेज हमने देखे, एक आध को छोड़ दें, एबीपी सी वोटर सर्वे को छोड़ दें, तो बाकी सब जगहों पर क्लोज फाइट है। और कुछ चैनल्स ने जो सर्वेस पहले कराए थे और जो फिर उसके बाद में जो कराए हैं, तो जो परसेंटेज था दोनों पार्टियों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिली है, यानी कि जो गैप था वो कम हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब जा रहा है कांग्रेस फायदे की तरफ बढ़ रही है? परिवर्तन यात्रा जो निकाली गई थी वो परिवर्तन यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं रही थी। हार्डली हमने देखा कि एक आध जगह के अलावा कहीं बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं जुटा पाए वो। तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है कि जनसभाओं में उतनी भीड़ उमड़े, या ये कहते हैं कि सीधे तौर पर एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है। बुशा जी, मैं पहले इसको स्टार्ट करूंगा तो आपको एक चीज का रिप्लाई दे देता हूं कि मैं मानता हूं राजस्थान में आज की तारीख में नेक टू नेक है विद एन एज टू कांग्रेस। ये मैं आज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादातर एक आदमी को कोट करता हूं, हैरोल्ड विल्सन हुआ करते थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन 1960s। उन्होंने एक बात बोली थी, इवन अ वीक इज अ लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स। तो हम तो 1.5 महीने बाद की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में तो 24 घंटे में समा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां तो इमोशंस और परसेप्शन, इमोटिव इश्यूज एंड परसेप्शन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप देखेंगे तो 2 इश्यूज होते हैं। आज की तारीख की मैं बात करूंगा तो आज बोलूंगा इट इज नेक टू नेक बट विद एन एडवांटेज टू कांग्रेस। उसका कारण क्या है? उसके कारण मेन है, आपको बताऊं क्या, वसुंधरा जी जो कि पैन स्टेट लीडर हैं, जो आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बोली थी, उसको मैं रिमाइंड कर रहा हूं पर आई एम पुटिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। वो पैन स्टेट लीडर हैं जिनको पूरा राजस्थान जानता है। बाकी बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो कॉन्स्टिट्युएंसी के लीडर्स हैं। पहली बात लोगों को ये समझनी पड़ेगी, अगर वो कैनवेसिंग करने नहीं गई, कैंपेनिंग करने नहीं गई सब जगहों पे, हमारे यहाँ 200 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, तो क्या बीजेपी को अपेक्षित वोट मिल पाएगा? मेरे को इसमें बहुत डाउट है, इसलिए मैं कांग्रेस को एज दे रहा हूं। और दूसरा, ये जो 2 दिन से जो हल्ला गुल्ला हो रहा है रिबेल्स का, देख रहा हूं सड़कों के ऊपर, उसको देख के भी मुझे लगता है कांग्रेस को एज है। तीसरा, अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी हो, चाहे वो आपका चिरंजीवी हेल्थ की योजना हो, ये चीजें ऐसी हैं जो जनता पे असर डाल रही हैं और उसका फील्ड पे जाने में पता लगता है। अब ये डिपेंड करता है, वैसे अशोक गहलोत ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की तरफ जाते हों, पर इस बार मैंने उनका अंतर देखा। ये आचार संहिता से पहले कई जगह पे आपको अशोक गहलोत के पिंक शेड के अंदर बड़े मुस्कुराते हुए फोटो दिखते थे सड़कों पे हर 100 मीटर पे। मैं ये कहता हूं ये रिबेलियन देख के शायद उनके पोस्टरों पे मुस्कुराहट और थोड़ी बड़ी हो गई होगी। तो मेरा मानना है अगर ये सारी चीजें अगर आप मिला लें तो आप पाएंगे कि एज देने का मेरा कारण क्या है वसुंधरा जी, जिनको साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या वो पूरे स्टेट में ट्रेवल करेंगी अब इस सिचुएशन में? मुझे लगता है नहीं करेंगे। दूसरा, अशोक गहलोत की पॉलिसीज, और तीसरा रिबेलियन। पर रिबेलियन की बात मैं इसलिए लास्ट में बोल रहा हूं कि कांग्रेस के टिकट होने डिक्लेयर हो जाने दीजिए, फिर अपन देखते हैं कि कांग्रेस में कितना रिबेलियन है। इसलिए रिबेलियन को मैं लास्ट में दे रहा हूं, 2 को पहले दे रहा हूं। मैं मानता हूं इट इज नेक टू नेक विद एन एज टू कांग्रेस,
only because of Vasundhara Raje और social security schemes of अशोक गहलोत। बड़ी इनोवेटिव है, बड़ी इनोवेटिव स्कीम्स है। जी जी बिल्कुल। तो अनिल जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से वो समझते जानते हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं, और वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिलहाल उनको ये लग रहा है, हालांकि सियासत में परमानेंटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इलेक्शन आने तक, वोट डलने तक क्या हो जाए, क्या बाजी पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल उनका ये आकलन है, ये कहना है कि स्लाइटली एज है कांग्रेस को, यानी कि अगर दोनों की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और अगर जीत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो अभी फिलहाल उनको एज नजर आ रही है कांग्रेस को। ये बड़ी बात है क्योंकि खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से बाकी 4 राज्यों की उन्होंने बात की थी, जब राजस्थान की बात की थी तो उन्होंने कहा था वी आर वेरी क्लोज, और लास्ट में उन्होंने जोड़ा भी था कि जीत उनको मिलेगी, लेकिन शायद एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश थी राहुल गांधी की अपनी स्टेट लीडरशिप को कि अपने आप बेल्ट्स को थोड़ा टाइट कर लीजिए, ढीला मत छोड़िए, ताकि जीत जो है वो हमें ही मिले। लेकिन राकेश कपूर जी, जिस तरह का सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खुद नरेंद्र मोदी अगर अपनी जनसभाओं से कन्हैया लाल का जिक्र उस तरह से करें जो एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और जो इकबाल जिस लड़के को पीट पीट कर मारा गया उसके बारे में वो कोई बात ना करें, वो हिंदू त्योहारों की बात करें कि उन त्योहारों पर देखिए किस तरह से पत्थरबाजी होती है, और इस तरह से जनसभाओं से एक पीएम का इस तरह से बात करना, तो क्या आपको लग रहा है कि आगे और जो जनसभाएं हम देखेंगे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की या फिर नरेंद्र मोदी की, वो आपको उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? ये क्या एक तरह की उनका खिसियानापन है कि उनको लगता है कि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, सफा बिल्कुल उनका खाली है और यही एक आखिरी तुरुप का इक्का है उनके पास? देखिए, जहां तक राजस्थान की राजनीति को मैं समझता हूं और इसको राष्ट्रीय संदर्भों में रख करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान एक अनूठा राज्य है। राजस्थान में 8% मुसलमान आबादी होने के बावजूद इस राज्य का मुख्यमंत्री एक मुसलमान बरकतुल्ला खां भी रहे 1972 से 1974 तक, और ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी ने दिखाई थी और इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, और बरकतुल्ला खां सफल मुख्यमंत्री रहे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो राजपूती आन शान है या जो राजस्थान का जो अपना सांस्कृतिक गौरव है उसमें 4 चांद लगाने के काम किए, उसमें उन्होंने एक राजस्थान की राजनीति में मैं बरकतुल्ला खां को अनूठा स्थान देता हूं, क्योंकि वो एक वाहिद वजीर आला थे ऐसे राजस्थान के जिन्होंने ये साबित कर दिया कि राजस्थान जो है वो महाराणा प्रताप की धरती तो है, लेकिन उसका सिपह सालार हाकिम खान सूर ही भी रहता है जो राजा मान सिंह का मुकाबला करता है अकबर की तरफ से। तो राजस्थान ऐसा क्षेत्र है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आप ये सवाल उठा रही हैं कि जो अब बीजेपी में जो है वो मोदी और शाह का ही मसला है, तो इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी और इंदिरा जी ने इसका मजा भी चखा था। तो मोदी या शाह तो कुछ नहीं करते, जिस तरीके से इंदिरा जी ने क्षेत्रीय नेतृत्व को कुल मिलाकर के नेस्ता नाबूद ही कर दिया था। मैं आलोचना निष्पक्ष भाव से कर रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। जी उसमें मेरा लगाव किसी तरफ भी नहीं है। उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने इसका मजा चखा, और कब चखा? जब वो अपने लोकप्रियता के शिखर पर थी। 1982 में आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटीआर ने कांग्रेस को एकदम धूल चटा दी 1982 के आंध्र प्रदेश के चुनाव में। तो ये एक सीमा तक ही चलती है जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, क्षेत्रीय नेतृत्व को महत्व देना पड़ता है। और यहाँ जिस प्रकार से वो राजस्थान के जानकार हैं मेरे साथी शर्मा जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से भूतपूर्व राजे रजवाड़ों का हम महिमा मंडन कर देते हैं इस लोकतंत्र में, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
जो वसुंधरा राजे को 2003 में भेजा गया था, वो ये आडवाणी जी की रणनीति थी। चूंकि भैरव सिंह शेखावत वापस आ रहे थे केंद्र में, अब जी। राज्य में किसे भेजा जाए, तो ये इल्जाम लगाया गया था वसुंधरा राजे पर, और उन्हें कहा गया था कि भाई ये वहां के धौलपुर की बहू हैं, तो ये कार्ड शायद चल जाए, और वो चल गया 2003 में। लेकिन 2008 में वसुंधरा राजे हार गई। 2013 का चुनाव, क्षमा कीजिए, वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। मैं राहुल गांधी के साथ स्वयं राजस्थान के दौरों में शामिल था। 2013 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, और नरेंद्र मोदी उस समय अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले सब तरफ मोदी मोदी हो रहा था राजस्थान में, बीजेपी का जिक्र नहीं हो रहा था। तो वो चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था 2013 का राजस्थान का, वसुंधरा राजे का चुनाव नहीं था वो। तो 2013 में बीजेपी भारी बहुमत से जीती। इसी प्रकार 2018 में आप, मैं दिल्ली में जिससे भी पूछता था, वो यही कहते थे कांग्रेस इज विनिंग, कांग्रेस, नो डाउट कांग्रेस विल बी कमिंग बैक। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या रही? 101, 200 की विधानसभा में 101 विधानसभा सदस्य जीते। कौन सी बड़ी जीत थी कांग्रेस की 101 की? लेकिन मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत के रूप में राजस्थान को दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया मिला है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के बहुत लंबे समय तक और बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। उनकी जो नीतियां थी वो सबको साथ लेकर के चलने वाली होती थी, और वो सर्व समाज में समान रूप से लोकप्रिय माने जाते थे। तो जिस प्रकार की ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो अशोक गहलोत ने चलाई है राजस्थान में, और बुशरा जी एक बात और बताऊं, हम नेताओं के गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन हम जो मतदाता है, जनता है, उसके गठबंधन की बात करना हम पत्रकार लोग भूल जाते हैं। जनता में क्या गठबंधन हो रहा है, जनता किस तरफ जा रही है? अशोक गहलोत चेहरा है राजस्थान के दबे पिछड़े गरीब गुरबे लोगों का। उनकी जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो निम्न मध्यम वर्ग, दबे कुचले वर्ग और मध्यम वर्ग, उनको लाभ पहुंचाने वाली है। इनमें मैं सबसे ज्यादा प्रशंसक हूं राजस्थान के शिक्षा मॉडल का। राजस्थान में जो गांव के स्तर पर और कस्बों के स्तर पर जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं, उससे जो नई पीढ़ी है उसमें रौनक आएगी। उसका समर्थन अशोक गहलोत को जम करके मिलेगा इन चुनावों में। और जो सांप्रदायिक कार्ड है, ये राजस्थान देखिए अर्थ सामंती समाज है। बीजेपी गढ़ नहीं था 1974 तक। राजस्थान बीजेपी का गढ़ नहीं होता था, स्वतंत्र पार्टी का होता था गढ़। महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी की सांसद थी, जयपुर की जो महारानी थी। ये जितने राजे रजवाड़े थे, ये अधिकतर सब स्वतंत्र पार्टी में थे। एक उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा भगवंत सिंह जरूर जनसंघ में होते थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो स्वतंत्र पार्टी में थे, जो श्री राजगोपालाचारी की पार्टी होती। तो जनसंघ ने जो ये वोट बैंक हथियाया है, ये स्वतंत्र पार्टी का लोकदल में विलय होने के बाद हथियाया है। तो जनसंघ गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान जनसंघ के कभी गढ़ नहीं रहे, ये स्वतंत्र पार्टी के गढ़ हुआ करते थे। तो लेकिन भैरव सिंह शेखावत के उभरने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर जनसंघ और बीजेपी का प्रादुर्भाव बढ़ा, उनका असर बढ़ा, उसके साथ हमने देखा कि बीजेपी पहली बार जो है वो रो पीट करके सत्ता में आई थी, 96-97 सीटें लेकर के, और उसके बाद ये चला। तो वसुंधरा राजे कोई, मुझे नहीं लगता कि उनके निष्क्रिय होने से, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। बीजेपी में जो बगावत होती है ना, वो चंद दिनों की बगावत होती है,
लंबी बगावत नहीं होती। वहां का आप इतिहास देख लें, जितनी बगावतें हुई हैं सब बेकार साबित हुई है। चाहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा से, बल्लाज मधोक से लेकर के, मैं अगर इतिहास और पुराना बताने लगूं तो ये उमा भारती मैं तक। आपको बीच जी 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 हाँ, मैं आपको बोले बीच में आप, रोक बोले रही हूँ। जी 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 जी। जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ और आपके पास मैं लौट रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में जो फिलहाल हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और लगातार जो दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से बगावत हो रही है ये टिकट का बंटवारा होने के बाद। और अभी तो सिर्फ 41 कैंडिडेट की सूची आई है। राकेश कपूर साहब ने बहुत खूबसूरती से पूरा इतिहास, राजस्थान का सियासी इतिहास जो है उसको बिल्कुल खोल कर रख दिया है। मैं बिलाल साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अनिल जी। क्या दिया कुमारी की यहाँ बात करना जरूरी है? क्या दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का एक ऑल्टरनेटिव बनाकर, एक चैलेंजर बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है? दोनों जो हैं वो रजवाड़े खानदान से आते हैं, तो क्या ये कोई एक तरह से चैलेंज देने की कोशिश है? क्या आपको लग रहा है इसका कोई फायदा नुकसान क्या देख रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, पॉलिटिकल गॉसिप के लिए बात अच्छी है, आपको बताऊं बुशरा जी, पर दिया कुमारी को एक्सपीरियंस कहाँ है? अब वही बात होगी, वैसे लोग बोलेंगे हरियाणा में सब मनोहर खट्टर को एक्सपीरियंस कहाँ था, उनको बना दिया गया सीएम, तो यहां भी बोल सकते हैं। पर ईमानदारी की बात है कि दिया कुमारी को एक्सपीरियंस क्या है? उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतनी बड़ी पोस्ट का, ना उनके पास में इतना बड़ा उनका क्लाउट है जितना वसुंधरा राजे का है। चाहे राकेश जी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में पैन स्टेट लीडर कौन है, मेरे को ये जवाब नहीं मिलता किसी से भी। वो सिर्फ वसुंधरा राजे हैं। अगर आप उनको साइडलाइन करोगे तो आपको अंतर पड़ेगा। अब रही मोदी जी के चेहरे की बात, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे आप रिसेंट पास्ट में कोई भी इलेक्शन बताइए जहां पे ये बिना लोकल छत्रप के चुनाव जीते हो। आसाम में क्यों जीते? आसाम में जीत का कारण था हेमंत बिस्व शर्मा, जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट करा। राकेश जी ने कहा कि 2018-2013 का चुनाव में वसुंधरा चेहरा नहीं थी। ये चीज मेरे लिए नहीं है। मैं सही बताऊं आपको, मैं राजस्थान रहता हूं, ये चीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम ये मानते थे उस टाइम पे वोट डालेंगे तो वसुंधरा ही सीएम बनेगी। हाँ, मोदी की लहर थी। मोदी जी ने करीब 23 सभाएं राजस्थान में करी थी। उन 23 सभाओं में मैं था, और जब सभा से निकलते थे हम बाहर तो हम बोलते थे अब के कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ये बिल्कुल सही बात है, पर यह कहना गलत है कि वसुंधरा राजे चेहरा नहीं थी। वसुंधरा राजे चेहरा थी, और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके बिना लोकल छत्रप के कहीं पे सरकार बना सकते हैं, जो कि हमें अभी रिसेंट पास दिखाता है। कहां बना पाए वो आप बताइए। येदियुरप्पा का भी आपको हाथ पकड़ना पड़ा आखिर में आकर। आप उनको रैलियों में लेके गए, आप उनको रोड शोज में लेके गए, जिनको आपने बिल्कुल किनारे कर दिया था, उनका हाथ भी पकड़ना पड़ा आपको, उनको ले जाना पड़ा अपने साथ में। तो क्या वसुंधरा जी के साथ भी ऐसा करेंगे? पर वसुंधरा जी कोई रमन सिंह या शिवराज सिंह या येदियुरप्पा नहीं है। आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा, वसुंधरा जी की बड़ी डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है वो। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको, कोई नॉर्मल नेता नहीं है वो बड़ी नेता है राजस्थान की। तो क्या आप उनको खड़ा करके और ये बोलेंगे 200 कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं पहले बोला था चले जाइए? किस शर्त पे जाएंगी, किस बिना पे जाएंगी? क्या एमएलए बनने जाएंगी? एक पॉलिटिकल र्यूमर ही बोलूंगा आपको जो उठ रहा है आजकल, वो ये है कि इनके बेटे को असेंबली का चुनाव लड़ा दिया जाए, दुष्यंत सिंह को, और खुद को इनको पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव जिताया जाए, और वहां से फिर इनको सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया जाए। क्या वसुंधरा जी इसके लिए तैयार होंगी बुशरा जी? मेरा मानना है ये वो तैयार नहीं होंगी। 24 सितंबर को उन्होंने, मैं शायद लंबा कर बोल रहा हूं तो आप काट दीजिएगा मेरे को, 24 सितंबर को उन्होंने अपने घर पे एक प्रोग्राम रखा सिर्फ महिलाओं का, जिसका नाम था रक्षा सूत्र प्रोग्राम। उसमें उन्होंने रक्षा सूत्र अलग अलग महिलाओं से पहने। उसमें उन्होंने जो भाषण दिया उसका सार ये था, मैं राजस्थान में हूं, मैं राजस्थान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के बीच में ही रहूंगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए और सुनने के लिए? मतलब वो एक तरह से चैलेंज कर रही है कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगी, मैं राजस्थान में ही रहूंगी। अब वो जो ऊपर दो बैठे हैं उनकी समझ क्या है, या उनका ईगो है या कोई और चीज है, ये समझवाना। क्योंकि लोगों, आपका भी शायद अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपको पता है तो ऊपर वालों को क्यों पता नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन है।
तो मुझे लगता है ये ईगो क्लैश ज्यादा है, ये दूसरा क्लैश कम है, और दूसरा ये मैं अकेला सब पर भारी, वो भी मत भूलिए आप। अभी जो ट्रेंड है, मैं सब पे भारी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी को भी जिता सकता हूं, किसी को भी हरा सकता हूं। पर क्या लोकल पॉलिटिक्स में आप ऐसा कर सकते हो, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, क्या कर सकते हो? मुझे थोड़ा शक है बेशक। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये शक बिल्कुल वाजिब भी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है लगातार कि क्या एक तरह से एक टेस्ट की तरह देखा जा रहा है कि जो राज्य के चुनाव हैं उनको नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर लड़के एक टेस्ट की तरह से देख रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि जो भी चेहरे उनको चैलेंज करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें 18 साल से हैं वो वहां पर, और 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार जब से उनको चेहरा नहीं बनाया गया है वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। जनसभाओं से उन्होंने कहा कि आप मुझे देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, इमोशनल कार्ड वो खेल रहे हैं। लेकिन इस तरह की वीडियोस वसुंधरा राजे के सामने नहीं आई है। शायद उनका ईगो इतना ज्यादा है, या फिर उनकी टसल इतनी ज्यादा है कि वो जो भी हो रहा है वो अंदर खाने हो रहा है, बाहर कुछ निकलकर नहीं आ रहा है। और ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और फिलहाल एक खबर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो नगर विधानसभा से टिकट कटने के बाद जो पूर्व एमएलए हैं अनीता सिंह, उनके बगावती सुर देखने के लिए मिले हैं। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन व मेरे गांव के लोग चाहते हैं कि मैं लड़ूं चुनाव, राम से और गांव से आगे कोई नहीं है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे ले 2 महीने पहले मिला टिकट के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन फिर भी मेरा टिकट काट दिया गया। तो वही बात जो अनिल जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए कि 41 में से 12 जो हैं वो बगावती सुर जो है उन्होंने कर दिए हैं, और एक और यहाँ पर नाम शामिल हो गया है। आप इसको और बाइट भी है, शायद अगर टीम से कहूंगी कि बाइट है तो सुनवा दें आप, वरना मैं बिलाल साहब के पास जाती हूँ। फिर मैं भी कहना चाहती हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने क्या लिया, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए, मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे? अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दें ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख लगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट। जैसे कि मैडम आप भावुक हो रही हैं, और आपका भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर संघर्ष के पद पर मैं चलती हूँ। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या करेंगे? आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी हैं, सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके लोग, मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ रहना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। तो अभी आपने सुन लिया अनीता सिंह को, और ये बाइट है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस हैं जो इसी तरह से इमोशनल होके बाकायदा तौर पर रोते हुए जनता के बीच में जो सिटिंग एमएलएज हैं वो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप बताइए, मैंने आपकी सेवा की और मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मैंने पार्टी के लिए अपना जीवन लगा दिया और मेरे साथ क्या किया जा रहा है। बिलाल साहब, क्या आपको लग रहा है ये स्वर शांत करवा लिए जाएंगे, या आपको लग रहा है अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, पार्टी अगर अपने जो डिसीजन है टिकट बंटवारे के उस पर अडिग रहती है, तो ये बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और कांग्रेस के लिए ये विन विन सिचुएशन है? देखिए बुशरा साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि
इस बगावत ने, इन रेबेलियंस ने अशोक गहलोत जी को फाइट में लाके खड़ा कर दिया। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती थी कि वो चेहरे देकर लड़ा करती थी हमेशा स्टेट्स के अंदर, और कांग्रेस कहती थी कि विधायक दल चुनेगा। आप पिछले 25-30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस कहती है हमारा विधायक दल तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी एक कैप्टन देकर खेला करती थी भारत स्टेट्स के अंदर। आज उल्टा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं और क्षेत्रीय छत्रपों को नाराज कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी का उदाहरण देना चाहता था, लेकिन अनिल जी ने कोट कर दिया। जिस तरह से वहां क्षेत्रीय छत्रप को काउंटर किया गया था और येदियुरप्पा ने बगावत की, तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। इसी तरह जब कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय छत्रपों को उतारा तो कांग्रेस को कितना एडवांटेज मिला, ये संकेतों में आप समझ सकती है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गहलोत साहब जब जब संकट में आते हैं तो वसुंधरा उनके लिए एक सपोर्टिंग स्टार की तरह काम करती है। सचिन पायलट ने अटेम्प्ट किया था, वसुंधरा कैंप ने समर्थन किया था। आज फिर भारतीय जनता पार्टी जो एक गेम प्लान कर रही थी गहलोत साहब के साथ, आज फिर वसुंधरा की बगावत ने एक स्टार के रूप में गहलोत साहब का समर्थन करती नजर आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बगावत पे के अभी से होश उड़े मसलहत पसंदों के, अभी मैं बज़्म में आया अभी कहां बोला। तो कुल मिलाकर ये फाइट रेबेलियंस की भारतीय जनता पार्टी कितनी मैनेज करती है, कितना नहीं कर पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तीर हाथ से निकल चुका है, और जो डैमेज कर भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गजेंद्र शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी का एक कॉकस जो तैयार कर रही थी वसुंधरा राजे के खिलाफ, वो मेरा ख्याल है इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दबंगई इमेज है वसुंधरा राजे की, एक दबंगई है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। अगर वो पूरी तरह बिगड़ गई तो यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचेगा, भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ भी जला लेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन फिलहाल बनती हुई नजर। एक अपडेट देना चाहता था। राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को हो गए 23 की जगह। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, 2 दिन बढ़ गए। जस्ट रीचेक इट, और वो 25th हो गया है, 23rd की जगह। प्लीज कैरी ऑन। तो मैं कुल टोटल ये कहना चाह रहा था कि जो रेबेलियंस ने जो एक गहलोत साहब को एक एडवांटेज दिया है, अब ये सब कुछ गहलोत साहब के पाले में बॉल आके खड़े हुए कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कैसे क्राफ्ट करते हैं, कैंपेन को किस तरह से टेकअप करते हैं, अपने एंटी इनकम्बेंसी जो जिनके खिलाफ विधायकों के कांग्रेस के विधायक उनका टिकट कैसे काटते हैं, सचिन पायलट को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं। अब ये सब कुछ गहलोत साहब के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थितियों ने तो उन्हें मौका दे दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ से असली और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रहा था, जिस पृष्ठभूमि की बात कपूर साहब ने की है, वो बहुत खूबसूरत पृष्ठभूमि उन्होंने एक हमारे सामने रखी है, और उस पृष्ठभूमि के अंदर एक ऐतिहासिक पहलू है और एक हिस्टोरिकल पहलू है जो सबक देता है भारतीय जनता पार्टी को सीखने की। बिल्कुल, और अब ये यहाँ से अब सारी जो स्ट्रैटेजी वो अब कांग्रेस को तय करनी है। कांग्रेस को ये तय करनी है कि उसे बैठे बिठाए जो एक सुनहरा चांस मिला है उसको वो किस तरह से इनकैश करती है और कैसे उसको जीत में बदलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक ऐसा मौका दे दिया है जो शायद उसने इमेजिन ना किया हो। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह की गहमा गहमी हुई, एटलीस्ट फेस पर ये लगता है, अभी ऐसा लगता है कि शायद इलेक्शन तक वो थम गई है, ठंडी हो गई है। लेकिन ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है राकेश कपूर जी कि जो टिकट बंटवारा होता है कांग्रेस की तरफ से, अब उसको भी फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बगावत देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है उसके बाद क्या कुछ वहां से देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद किस तरह की सियासी तस्वीर बदलती है, क्या सबकी रजामंदी से टिकट्स आएंगे, बांटे जाएंगे, ये तो खैर नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कितने सिटिंग एमएलएस को दिया जाएगा, कितने नए चेहरे सामने आएंगे, इसके बाद ही स्थिति पूरी साफ होगी। तो कांग्रेस को भी अब आपको लगता है फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। ये जो सिचुएशन उसके हक में जाती हुई नजर आ रही है, इसको वो किसी तरह से र्यून ना करे। जाहिराना तौर पर बुशरा जी देखिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सियासत में या राजनीति में जो ऊपर से दिखाई देता है
वो अंदर से होता नहीं है। कभी कभी अंदर से कुछ और होता है और ऊपर से चीजें कुछ और दिखाई जाती हैं। यहाँ कांग्रेस को एडवांटेज ये है कि बीजेपी विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष में अगर बगावत होती है तो वो उसका पक्का, आप ये मानिए कि उसका फायदा जो है वो जो बरसरे इक़्तिदार है उस पार्टी को मिलने वाला है, वो मिलेगा। लेकिन ये रंजिश जो है वो कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस के अंदर जो रंजिश है वो बेशक अभी सतह पर ना हो, लेकिन अंदर खाने हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जिस तरीके के किस्से हो चुके हैं, तो वो कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस को अभी टिकट बांटने हैं। तो इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना, मेरे ख्याल से इस बगावत को, वो जो है वो जंपिंग द गन होगा। अभी पहले ये देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी हर चीज का फायदा उठाने में माहिर है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए केशुभाई पटेल ने अपनी अलग पार्टी बनाई और 2002 में, लेकिन उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा बीजेपी को हुआ। उसका फायदा कांग्रेस को नहीं हो पाया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। इसलिए मैं ये बात पूरी समझदारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीति में जो ऊपर से दिखाई देता है, अंदर से वो कभी कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं मानता हूं कि जनता में जो गठबंधन है मतदाताओं का, और जिस प्रकार से जो अब राहुल गांधी ने जो ये ओबीसी का राग छेड़ा है ना, ये कहीं नीचे जमीन तक जाकर के बहुत बड़ा वार करने वाला है। और राजस्थान में भी ये जो ओबीसी का है ये भी अपना असर दिखाएगा। और अशोक गहलोत ओबीसी के ही नेता, ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, नेता तो वो सारे वर्गों के हैं। तो वहां जिस प्रकार का गठबंधन होगा मतदाताओं में, उससे बीजेपी में हड़कंप होगा। और बीजेपी अपने हड़कंप को टालने के लिए वसुंधरा राजे को भी मोहरा बना सकती है। मैं इस बात से नहीं कहता कि 2013 के इलेक्शन में वसुंधरा राजे चेहरा नहीं थी। वसुंधरा राजे चेहरा थी, लेकिन वोट मोदी के नाम पर पड़ा था। ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो आज हालात नहीं है ये कि वोट वहां मोदी के नाम पर पड़ जाए। इसलिए मोदी जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे नाम पर वोट दीजिए। मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव, कमल के नाम पर वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक नेतृत्व, तो बीजेपी तो इलेक्शन मशीन समझी जाती है, उसे जमीन के हालात का ना पता हो। तो लेकिन इससे गफलत में चले जाना, गाफिल हो जाना कांग्रेस का, वो कांग्रेस के लिए बाद में खतरनाक हो सकता है। उन्हें भी अपने घर को ठीक से संवार करके रखना होगा, मेरा यही कहना है बुशरा। जी बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है और संभाल के रखना होगा जो उनको फिलहाल ये जो एडवांटेज मिला है उसको। और अनिल जी, सवाल मेरा आपसे है, लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना की बात करते हैं और ओपीएस की जिस तरह से बात की, क्या आपको लगता है कि जमीन पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्या आपको लगता है ये महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे स्टेट इलेक्शन में भी, खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो? एक बात मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले आप अनिल जी के पास जाएं। अनिल जी जमीन के जानकार पत्रकार हैं राजस्थान के। ये जो ओपीएस का मसला है ना, ये ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के हाथ में। ये ओपीएस का मुद्दा एक वोट को नहीं, एक साथ कई वोटों को, 10 वोटों को प्रभावित करता है ओपीएस का मुद्दा, कम से कम 10 को। इस मुद्दे में बहुत जान है, बहुत ताकत है इस मुद्दे में ओपीएस की। जी बिल्कुल। और अनिल जी तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज को राजस्थान की, तो वो ही विल एड्रेस इन द राइट वे। जी अनिल जी, आपका कमेंट। मेरा बुशरा जी मानना है कि मैंने रामलीला ग्राउंड पे जब रैली देखी, ओपीएस के ऊपर जो सारे लोग आके दिल्ली में बैठे थे, उस रैली को देखने के बाद मैं मानने लगा हूं ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे पहले बुशरा जी हम भी नहीं मानते थे। कपूर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा है
ओपीएस मुद्दा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को आप ओल्ड पेंशन स्कीम में ला रहे हो, और अशोक गहलोत वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने ये फॉर्मल अनाउंसमेंट करा था। इसका इम्पैक्ट है। और साथ में आप देखिए अशोक गहलोत ने एक रास्ता निकाला, एक गली निकाली। अगर आप इसको कास्ट सेंसस बोलते हो तो वो सेंटर का सब्जेक्ट हो जाता है। उन्होंने कहा मैं कास्ट सर्वे करा रहा हूं राजस्थान में। वो इतने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने एक गली निकाली। उनको लगा बिहार में जो हुआ उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा मैं तो कास्ट सर्वे कराऊंगा, कास्ट सेंसस नहीं करा सकता स्टेट। उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया। ये मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, आपको बताऊं। और कपूर साहब ने बिल्कुल सही कहा, यहां का चीफ मिनिस्टर खुद ओबीसी कम्युनिटी से आता है। और इससे भी बड़ी बात यह है बुशरा जी, आपको बताऊं, अशोक गहलोत एक ओबीसी के ऐसे नेता हैं जो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, जिनका रिस्पेक्ट है, और उनका असर ये दोनों पॉइंट्स ओपीएस कंबाइंड विथ ओबीसी, आपकी सेंसस सर्वे, नॉट सेंसस, ये दोनों अंतर डालेंगे चुनाव पे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वसुंधरा राजे का कम से कम होना, ये दो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से कांग्रेस को, पर मैं बोलूंगा आज की तारीख में, मैं नहीं बोलूंगा 3 दिसंबर को, नहीं बोल सकता। आज की तारीख में कांग्रेस को एज देता है। बिल्कुल। तो आप आज की तारीख में बहुत केयरफुल होकर आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है, कल क्या हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए आप अपनी बातों को उसी तरह से रख रहे हैं ताकि बाद में आपको पकड़ा ना जाए कि अनिल जी आपने इस तरह से कहा था। बिलाल साहब, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस जिस तरह से कैंडिडेट का अपना चयन करती है और सिटिंग एमएलएज को वो टिकट देती है, कितनों को काटने की हिम्मत दिखाती है, और उससे आगे की तमाम जो रूपरेखा है वो तैयार होगी? यकीनन बुशरा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के में ये सारे फैसले होने। अब स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान की राजनीति को किस तरह से किस रूप से डिजाइन करके धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे, उसमें उसके अंदर सचिन पायलट खुद शामिल है, उसमें सीपी जोशी है, मोहन प्रकाश जी हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो पीसीसी चीफ बाय डिफॉल्ट उसमें होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आखिर जो जिन सीटों पे डिस्प्यूट होता है वो सीटें सेंट्रल लीडरशिप के पास भेज दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी कठिन काम अशोक गहलोत साहब के लिए होगा कि इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो सचिन के ग्रुप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो अपने विधायक जिनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है उनको किस तरह से एक कॉन्फिडेंस में लेके टिकट काटते हैं, ये अपनी देखने की बात है। और अगर उनको टिकट काटते हैं और उनको आगे किस तरह से एडजस्ट करने का उनको आश्वासन देते हैं, ये सब चीजें देखने की बात है। वाइडर लेवल पर हमने इश्यूज को डिस्कस कर लिया है। अनिल जी कह रहे हैं एज है, और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस गेम में आ गई। बिल्कुल। चलिए, एक हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बोले एज है, दूसरे कह रहे हैं कि वो फाइट में आ गई है। और जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से राहुल गांधी होकर ये कहा कि क्लोज फाइट, और जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में वो ये जरूर कहना चाहते थे कि आप कोई भी लूज रोप ना छोड़ दें, टाइट करके आप इसको रखें ताकि नतीजे आपके फेवर में हों। और अब देखना होगा कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, जो बगावत हो रही है, उसका क्या एडवांटेज कांग्रेस ले पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हिडन अपना प्लान, कोई एजेंडा है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डीबी लाइव पर तमाम जो वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार, आदाब।